हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका, अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। एक कंपनी की कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। टोटल सेल्स, कंपनी ने जो सामान बेचा है, जो सेल्स की है वो की है 15 लाख रुपीज़ की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है ये सारी टर्म्स हम समझेंगे, जो कि आपका 9 लैक्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 3 लैक्स, इंटरेस्ट है 50,000 और टैक्सेस है यहाँ पे 1 लाख। इन सभी डेटा की हेल्प से हमें ये 5-6 क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे देने हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इस तरीके से 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे है। तो पहले ये टर्म समझते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। तो पहली टर्म्स है दोस्तों यहाँ पे सेल्स। तो सेल्स तो हम लोग जानते हैं कि कितने का सामान उसने बेचा है, कितने की कमाई की है। ठीक है, तो इस कंपनी ने 15 लाख रुपए का सामान बेचा, मतलब कितने का सामान बेचा है, तो वो हो जाएगा उसकी सेल्स। सेकेंड है यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट मतलब जो भी आप गुड्स बेचने जा रहे हैं, ठीक है, या बेच रहे हैं, उनकी एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो वही होगा उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है और इसी के नीचे एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स और ये जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल आपको खरीदने के लिए चाहिए, वेजेस, मतलब जो चीज़ें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो चीज़ें आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जो चीज़ें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है वो आ जाएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रेंट पे करना है बिल्डिंग का, ठीक है, या डे टू डे जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ पेमेंट करनी है, कोई भी बिल है या कुछ और भी इधर उधर छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का बिल है, फ़ोन का या आपका मोबाइल का बिल, इस तरह के जो ऑपरेटिंग डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चे होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में होंगे। यानी ये खर्चे ज़रूरी हैं, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए तो काम नहीं आ रहे। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो रॉ मटेरियल से ही आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप इम्पैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो खर्चे हैं डायरेक्टली जो खर्चे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल। लेकिन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, जो डे टू डे खर्चे हैं। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किचन में कुछ खाना बनाना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट है कि आपको खाना बनाना है, मान लीजिए आपको राइस बनाना है या दाल बनानी है, ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो जो रॉ राइस आप खरीद रहे हैं, ठीक है, या दाल के लिए जो भी आप दाल खरीद रहे हैं या मसाले खरीद रहे हैं, तो उन दाल मसाले या चावल में जो आपका खर्चा आया, वो खर्चा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप किचन में, तो किचन में आपकी लाइट भी जल रही है, ठीक है, अगर आपने कुछ टेबल फैन रखा है तो टेबल फैन आपका चल रहा है, या आपका जो गैस चल रहा है, ये सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, या फिर जो मसाले का बॉक्स है जिसमें आपने मसाले रखे हैं, इस तरह के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जो आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी है, पर डायरेक्टली ये खाने के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रही। जैसे लाइट या टेबल फैन या जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आ रहा है, या अगर आपका किचन या घर आपका रेंट पे, रेंट का जो बिल आ रहा है, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये जो इनडायरेक्ट टाइप के खर्चे होते हैं उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस या डे टू डे एक्सपेंस, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो होता है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ऐसे इंटरेस्ट, मान लीजिए बैंक से कोई लोन लिया है इस कंपनी ने, तो उनको 50,000 रुपये उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। लोन कोई भी लोन हो सकता है, बिजनेस लोन है, मुद्रा लोन है, कोई भी लोन हो सकता है। टैक्सेस, गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे करना है, तो वो हो जाएगा 1 लाख। तो ये सारी टर्म्स यहाँ पे दी गई। अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहले है दोस्तों, आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितने की आपने सेल्स की है, जितने की भी आपने सेल्स की है उसमें से आपको माइनस करना रहेगा। क्या माइनस करना रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहला आपका ग्रॉस प्रॉफिट ये हो जाएगा दोस्तों, कितने का आपने सेल्स किया माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स हमने की है 15 लाख की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि आपका जो डायरेक्ट खर्चा आया ना, जैसे रॉ मटेरियल ये सब डायरेक्ट खर्चा आया, तो वो आया 9 लाख का। तो 15 में से आप लोग 9 लाख को माइनस करेंगे, जो कि आ जाएगा आपका 6 लाख। तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों 6 लाख। सेकेंड है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व किया, कितने का हमने ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व किया दोस्तों, हमने सॉल्व किया 6 लाख का। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। कितने का आपने टोटल सेल्स किया इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अभी हमने सॉल्व किया था 6 लाख रुपीज़, डिवाइडेड बाय सेल्स, हमने कितने का सेल्स किया 15 लाख का, इंटू में 100। बस इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 40%, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका, 40% आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। तीसरा हमें सॉल्व करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा,
सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपने सॉल्व किया ना वो आपको चाहिए रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो डे टू डे एक्सपेंस होता है जैसे बिजली का बिल, ठीक है, आपका टेलीफोन का बिल, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं डे टू डे ऑपरेशन वाले खर्चे, तो वो हमें माइनस करना रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट से। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हमें साफ साफ दिया गया 3 लाख रुपीज़, तो ये तो हम 3 लाख पुट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपने पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने सॉल्व किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कितना सॉल्व किया था 6 लाख, तो ये वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमने सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया था 6 लाख, तो 6 में से आप 3 लाख को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 3 लाख। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कुछ मतलब नहीं है, बस आपने जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉल्व किया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको आपको सेल से डिवाइड करना रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी हमने सॉल्व किया था 3 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितने की आपने 15 लाख की इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 20%। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू 20%। तो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने सॉल्व किया ना ये वाला पार्ट 3 में, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो आपने अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉल्व किया उसमें से आपको इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करना रहेगा। जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक लोन में और जो सरकार को गवर्नमेंट को जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उसको आप माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी आपने कितना सॉल्व किया था दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने यहाँ पे 3 लाख सॉल्व किया था, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 3 लाख माइनस इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 50,000 का हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, माइनस टैक्स कितने का टैक्स पे कर रहे हैं 1 लाख का। ठीक है, तो 3 लाख में से इसको माइनस करेंगे 50,000 को और फिर उसमें से हम 1 लाख को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1,50,000 यानी 1.5 लाख। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आ गया है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.5 लैक्स। छठा और लास्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट तो हमने अभी सॉल्व किया 1.5 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितने की थी हमने 15 लाख की इंटू 100। अब कुछ नहीं करना, इसको हमें सॉल्व करना है तो हमारा फाइनल इस पे आंसर आ जाएगा जो कि आएगा कितना यहाँ पे दोस्तों 10%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10% इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इसकी हेल्प से हमने 6 क्वेश्चंस यहाँ पे दोस्तों सॉल्व किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। शॉर्ट में एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेल्स दी है 15 लाख की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है जो चीज़ें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है जैसे रॉ मटेरियल, ये चीज़ें डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बनाने के काम आती है, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, जो कि 9 लाख है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो खर्चे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया, रेंट हो गया, इस तरह के जो खर्चे हैं जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो होता है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट बैंक लोन में 50,000 का इंटरेस्ट है, टैक्स हम लोग 1 लाख पे कर रहे हैं, तो इसकी हेल्प से 6 क्वेश्चन का आंसर देना था। पहला था दोस्तों यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था कि कितने का सेल्स है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स है 15 लाख की और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 9 लाख, तो 15 में से 9 लाख माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 लाख। सेकंड क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 6 लाख, सेल्स कितनी है 15 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा दोस्तों 40%। तीसरा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जो भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट अभी सॉल्व किया उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना रहेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने सॉल्व किया था पार्ट 1 में जो कि आया था 6 लाख। 6 लाख में से 3 लाख को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 लाख, तो ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3 लैक्स, सेल्स कितनी है 15 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा दोस्तों 20%। पांचवा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होगा, जो भी आपने अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉल्व किया जो कि था 3 लाख, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करना रहेगा, तो जाके हमारी फाइनल ईयर नेट प्रॉफिट आएगी। तो इंटरेस्ट है 50,000, टैक्स है 1 लाख, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.5 लाख। लास्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट थी 1.5 लाख, सेल्स थी 15 लाख इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 10%। तो इसकी हेल्प से हमने सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अ कंपनी वांट्स टू रिप्लेस ए मशीन आफ्टर 2 years। एक कंपनी है जो अपनी मशीन को 2 साल के बाद रिप्लेस करना चाहती है, यानी वो एक नई मशीन खरीदेगी आफ्टर 2 years।
एट ए कॉस्ट ऑफ 5 लाख, वो जो मशीन है उसका कीमत है 2 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज। द सिंकिंग फंड अर्न्स 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, तो सिंकिंग फंड में 10% एनुअल रिटर्न मिल रहा है 1 साल का। सो कैलकुलेट द सिंकिंग फंड डिपॉजिट, तो कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले दोस्तों में मालूम होना चाहिए सिंकिंग फंड क्या होता है। थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जमा करते हैं भविष्य के एक बड़े अमाउंट के लिए, तो वो आपका सिंकिंग फंड कहलाता है। जैसे आपका आरडी होता है ना, तो आरडी से सिमिलर काइंड ऑफ सिंकिंग फंड। इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर महीने या हर साल जमा कर रहे हैं और फ्यूचर में आपकी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए आप ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी को 2 साल के बाद, जो टेन्योर है वो है 2 साल, 2 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए, उसको मशीन खरीदनी कंपनी को, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि उसको हर साल कितना पैसा जोड़ना चाहिए, ठीक है, साल का डिपॉजिट बताना है। और सिंकिंग फंड में जो आपको रिटर्न मिलता है वो 10% का मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बोला जा रहा है कि आरडी में आपको 6% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंकिंग फंड का 10% रिटर्न है, उसकी हेल्प से हमें बताना है कि कितना पैसा जो है हमें कंपनी को जोड़ना चाहिए। तो हमें उसका प्रिंस जो है अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, कितना हमें फ्यूचर वैल्यू, मतलब क्या फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए, वो है आपकी 5 लाख। रिटर्न कितना मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n - 1। बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। फ्यूचर वैल्यू मतलब हमें कितना पैसा चाहिए फ्यूचर में, हमें चाहिए 5 लाख, तो फ्यूचर वैल्यू के बदले हम पुट कर देंगे 5 लाख इंटू आर। रिटर्न कितना है दोस्तों, आर है 10%, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1। आर के बदले हम पुट करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n, 1 + 0.1 का पावर एन। एन कितना है दोस्तों यहाँ पे, टाइम, टाइम कितना दिया गया आपको 2 ईयर्स, तो एन के बदले हम लोग पुट कर देंगे 2 ईयर्स -1। अब कुछ नहीं करना, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 लाख को आप एक से, अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000। और 1.1 का पावर 2 होता है दोस्तों 1.21 -1। बस अब इसको सॉल्व ही करना है और आपको वैल्यू मिलेगी दोस्तों 238,095। यानी हर साल इस कंपनी को 238,095 रुपीज़ जमा करने हैं और 2 साल में उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे और उस 5 लाख रुपए से कंपनी अपना मशीन खरीद सकती है, ठीक है। तो सिंकिंग फॉर डिपॉजिट अमाउंट दोस्तों ये हो जाएगा। तो सिंपल सा बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है दोस्तों, पी अमाउंट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू आर, कितना पैसा चाहिए इंटू रिटर्न कितना मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n - 1। एन है टाइमिंग जो कि आपका 2 ईयर्स, आर रिटर्न जो कि आपका 10%, फ्यूचर वैल्यू जो कि आपका 5 लाख। बस वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी सिंकिंग फंड टॉपिक पे आपका नवंबर 2025 में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन इन्वेस्ट 10% एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। एक पर्सन ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है जहां पे उसको साल का 9% रिटर्न मिल रहा है। यूजिंग द रूल ऑफ 72 फाइंड हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक फॉर मनी टू डबल। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है, रूल ऑफ 72 ये बताता है कि कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम, हाउ मेनी ईयर्स, तो हमें ईयर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 72 को हम डिवाइड करेंगे रिटर्न से, 72 को रिटर्न से, यानी 72 को रिटर्न कितना मिल रहा है दोस्तों 9%। इससे हम डिवाइड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8, यानी 8 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपको 9% का रिटर्न मिल रहा है तो टेन्योर कितना है, 8 साल। 8 साल में आपका जो 9 लाख, जो आपको 9% के रिटर्न से आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है आपका रूल ऑफ 72। सेम ऐसे रूल ऑफ 72 की तरह एक होता है रूल ऑफ 115। ये क्या होता है रूल ऑफ 115, रूल ऑफ 115 बताता है कि कितने टाइम में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। जैसे 72 तो ये बताता है कितने टाइम में डबल होगा, ये बताता है कि टाइम टू ट्रिपल द मनी, आपका पैसा 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर सेम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछते, यहाँ पे डबल के बदले लिखा होता मान लीजिए ट्रिपल, कि बताइए कितने टाइम में ये पैसा ट्रिपल होगा, ठीक है। तो पैसा कुछ भी हो सकता है, 1000 2000, बस यहाँ पे रिटर्न का खेल है कि रिटर्न कितना मिल रहा है। तो पैसा ट्रिपल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो सेम वही करना है आपको। 115 को आप डिवाइड कर देंगे 9 से, तो इसको सॉल्व करेंगे, उतने साल में आपका पैसा ट्रिपल होगा। सेम ऐसे 4 टाइम के लिए होता है रूल ऑफ 114, सॉरी 144। ये बताता है कि कितने टाइम में आपका पैसा क्वाड्रपल, यानी कि 4 टाइम्स कितने साल में होगा। तो कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही 144 को आप रिटर्न से यानी 9% से डिवाइड करेंगे, तो जो भी टाइम आएगा उतने टाइम आपका पैसा 4 टाइम आएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 होते हैं, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 115 और रूल ऑफ 144। रूल ऑफ 72 बताता है कि पैसा कितने साल में डबल होगा, 115 बताता है कितने साल में पैसा ट्रिपल होगा, और 144 बताता है कि क्वाड्रपल, यानी कि 4 टाइम आपका पैसा कितने साल में होगा, ठीक है। तो ये 3 रूल दोस्तों मेमोराइज कर लेना। 72 इन समय से कई बार 1-2 नंबर की क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन भी 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्चुअली। मिस्टर ए गोइंग टू सेल हिज प्रॉपर्टी फॉर 50 लैक्स, ठीक है। मिस्टर ए है जो अपनी प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेचने जा रहे हैं।
बट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी विल बी 70 लैक्स। अगर वो नहीं बेचते, 1 साल और अपने पास रखते हैं, तो 50 लाख के बदले उनको 70 लैक्स मिलेगा, यानी कि प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ चुका होगा, जो कि हो जाएगा 70 लैक्स। एंड द सेकेंड ऑप्शन, ही हैज़ टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट। जो 50 लाख उसको मिल रहा है, वो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे 12% का रिटर्न मिल रहा है। विच ऑप्शन इज बेटर, उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन सेम आपका 2 नंबर में पूछा गया। तो देखिए, पहले हमें म्यूचुअल फंड का तो रिटर्न मालूम है, कितना दिया, 12%। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी पे रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो दोनों के रिटर्न को आप लोग कंपेरिजन करना, और आपको पता लगेगा कि क्या बेटर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का अभी वैल्यू कितना है, रिटर्न निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का रिटर्न कैसा आएगा, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटू 100। फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर में इसका वैल्यू कितना होगा, 70 लाख। अभी कितना, 50 लाख, डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100। तो बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको रिटर्न इसमें आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 40%, यानी प्रॉपर्टी पे उसको 1 साल में 40% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 लाख हो जाएगी ना। प्रॉपर्टी पे मिल रहा है 40% का रिटर्न, म्यूचुअल फंड में कितना मिल रहा है, 12% का। तो क्या बेटर है, 12% बेटर है या 40% बेटर है, नॉर्मल सी बात है, 40%। तो उसको प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहिए। म्यूचुअल फंड से बेटर जो ऑप्शन है उसके पास यही है कि अपनी प्रॉपर्टी को वो अपने पास ही रखे, और उस पर उसको ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज़ बेटर, कि वो प्रॉपर्टी को सेल ना करे, ये ऑप्शन बेटर है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे उसका जो रिटर्न है वो 40% है। ठीक है, तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों रिटर्न का, कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 50 माइनस 70, 20 लाख का डिफरेंस आ रहा है, किस में से, 50 लाख में से। तो 20/50 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 40%। सो 40% एक बेटर ऑप्शन है। तो उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी के साथ ही जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न उसको प्रॉपर्टी में मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स। बहुत बार ये पूछते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछते हैं। इस बार आपका नवंबर में भी पूछा गया था, नवंबर 25 में, और ये बहुत बार रिपीट ही होता रहता है। 4P ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, दो दो तीन तीन नंबर कैसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो समझेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो 7 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है मार्केटिंग मिक्स में। वो कौन कौन सी चीज़ें, इसको 1 बाय 1 देखेंगे। जिसको बोलते हैं 7P ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 7P ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के लिए 5-7 चीज़ें, 7P's कौन से हैं। तो 7P में से पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल, एविडेंस। तो सबका पहला लेटर P है, इसलिए इसको बोला जाता है 7P ऑफ मार्केटिंग। तो सारे जो P है 1 बाय 1 इसको समझेंगे। पहला P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब है जो भी गुड्स या सर्विस आप कस्टमर को दे रहे हैं। बैंकों के प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेविंग बैंक, FD, RD, या कोई लोन प्रोडक्ट है, होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, ये सब क्या है, ये सब है बैंकों के प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मतलब क्या चीज़ है, बैंकों के प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं ना। दुकान में आप जानते हैं कोई राशन की दुकान है, उसके लिए प्रोडक्ट क्या है, राइस। ठीक है, दाल चावल, ये सब उसका प्रोडक्ट है। सब्जी वाले के लिए प्रोडक्ट क्या है, सब्जियां जो रखी है उसका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका प्रोडक्ट। एनीथिंग दैट हैज अ कैपेसिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फिकेशन यूज एंड रिटर्न डिजाइन बाय द कस्टमर। तो जो भी कस्टमर है उसकी सेटिस्फिकेशन को जो पूरा करे, ठीक है, जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है कस्टमर, उसको वो मिले, तो वो होता है उसका प्रोडक्ट। सेकेंड है प्राइस। अब कस्टमर को आप किस रेट पे वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो होता है उसका प्राइस। यानी कि प्राइस क्या बताता है, अगर हम बैंकों की बात करें तो हमारे लिए प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए आप होम लोन दे रहे हैं, इस पे आप 8% रेट चार्ज करते, तो ये 8% जो है ना, ये है प्राइस। ठीक है, तो प्राइस बैंकों के लिए बात करें तो जो रिटर्न मिलता है वो बैंकों के लिए प्राइस है। या दुकान से आप जो सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार जो आपको रेट लगाता है वो होता है उसका प्राइस, यानी कितने में वो चीज़ मिल रही है। तीसरा होता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या आ जाएगा, प्रमोशन का मतलब है कि कैसे आपने एडवर्टाइज किया, कैसे जनता को पता लगा उसके बारे में। तो प्रमोशन में क्या, तो आपने टीवी में या सोशल मीडिया में कुछ प्रमोट किया होगा। ठीक है, तो किस तरीके से, कैसे अपनी ऐड की आपने, वो होता है आपका प्रमोशन। क्या आपने कुछ पैम्पलेट्स बांटे हैं, ठीक है, या कई बार लोग ही एक दूसरे को बता के प्रमोट करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो प्रमोट से क्या फ़ायदा होता है कि वो हर जगह पे बाकी जो लोग जिनको के बारे में नहीं पता होता, उसको भी उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चौथा है दोस्तों प्लेस। प्लेस का मतलब है कहाँ पे वो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेस में क्या आप ऑनलाइन स्टोर में, क्या आप ऑनलाइन, जैसे बैंकों की बात करें तो क्या आप ऑनलाइन में नेट बैंकिंग से अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, या ब्रांच विजिट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है प्लेस, मतलब किस जगह पे आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग में किसी कस्टमर ने घर बैठे बैठे कोई प्री अप्रूव पर्सनल लोन ले लिया, जिसके लिए उसको ब्रांच ही विजिट नहीं करना पड़ा, तो वो प्लेस क्या हो गया, नेट बैंकिंग उसका अपना घर घर हो गया उसका प्लेस, जहाँ पे उसने प्रोडक्ट को अवेल किया। ऐसे ही कुछ कस्टमर लोन के लिए ब्रांच आते हैं, तो ब्रांच हो जाएगा प्लेस। मतलब कौन सी जगह पे वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहा है, उस जगह को बोला जाता है प्लेस।
5वां पी है दोस्तों पीपल। पीपल का क्या मतलब है? पीपल का मतलब है जो भी आपके कस्टमर्स या जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? बैंकों के जो कस्टमर्स हैं, किसी बैंक के 10, 20, 40 करोड़ है कस्टमर्स, तो वो हो जाएंगे उसके पीपल। बैंकों के अपने जो स्टाफ है ना, वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है? तो जो भी स्टाफ है या जो भी आपके कस्टमर्स है, तो वो इसमें हो जाएगा आपका, किसमें? पीपल में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रोसेस। प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि आप कैसा मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, ठीक है? तो जो भी आप मेथड, जो भी आपका तरीका है प्रोडक्ट डिलीवर करने का, उस मेथड को बोला जाता है प्रोसेस। कई बार कुछ प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है, जैसे बैंकों की बात करें या फिर कुछ आप कुछ ऑनलाइन फूड डिलीवरी आपकी बात करें, तो उनके प्रोसेस में क्या है कि आप ऑनलाइन में फूड ऑर्डर कर सकते हैं या वहाँ जाके भी आप फूड को अवेल कर सकते हैं दुकान में या शॉप्स में जाके, ठीक है? तो प्रोसेस मतलब किस तरीके से क्या मेथड आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, मेथड को बोला जाता है प्रोसेस। लास्ट है दोस्तों फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ ऑफ सर्विस, या वो जो जगह है, जैसे बैंक के प्रमाइसिस में कस्टमर आ रहा है तो जो ब्रांच हो जाएगा वो हो जाएगा फिजिकल एविडेंस, ठीक है? या अगर किसी स्टोर में जा रहे हैं तो स्टोर का डिज़ाइन, कंपनी की वेबसाइट, जैसे बैंक की कोई वेबसाइट पे अगर आप गए तो वो वेबसाइट कैसी लग रही है, क्या वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फटाफट मिल रहा है या उसमें बहुत दिक्कत कस्टमर को आ रही है, ठीक है? तो वो सारा हो जाएगा उसका फिजिकल एविडेंस। तो यही होते हैं 7 P ऑफ मार्केटिंग, ठीक है? 7 P ऑफ मार्केटिंग। तो पहला है प्रोडक्ट, मतलब क्या चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं। प्रोसेस मतलब कितने रेट पे, सॉरी प्राइस मतलब किस रेट पे वो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं। प्रमोशन मतलब किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, क्या टीवी में, सोशल मीडिया में, कहाँ पे आपने डाला है, क्या न्यूज़पेपर में आपने ऐड डाली है या पैम्पलेट्स आप बांट रहे हैं। प्लेस मतलब कौन सी जगह पे, क्या कस्टमर घर बैठे बैठे ऑनलाइन सर्विसेज ले रहा है या ब्रांच आके, जैसे प्री अप्रूव पर्सनल लोन जिसके लिए उसने अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से ही जो है लोन अवेल किया, या ब्रांच विजिट कस्टमर कर रहा है जहाँ पे ब्रांच के अंदर डॉक्यूमेंटेशन से उसको लोन मिल रहा है, जैसे हाउसिंग लोन, ये सब। पीपल मतलब कौन इन्वॉल्व है, जैसे आपकी मार्केटिंग टीम, आपके खुद के एम्प्लॉयज़ या कस्टमर, वो सारे हो जाएंगे आपके पीपल। प्रोसेस मतलब कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। फिजिकल एविडेंस में टेंजिबल, बैंकिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इंटेंजिबिलिटी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी टेंजिबल भी होती है, जैसे आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, चेकबुक हो गया। तो ये एक तरह से सर्विसेज को टेंजिबल बनाने का कोशिश करती है। इनटेंजिबल का मतलब होता है दोस्तों जिस चीज़ को आप टच ना कर सको, टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सको, ठीक है? तो बैंकों की जो आप सर्विसेज दे रहे हो जनरली वो इनटेंजिबल है, लेकिन चेकबुक और एटीएम, डेबिट कार्ड, ये चीज़ें जो है इनटेंजिबल को टेंजिबल बनाने का काम करती है। किसी का स्टोर है तो स्टोर की अपीयरेंस कैसी है, बैंकों की जो वेबसाइट है, वो सब जो है फिजिकल एविडेंस में आ जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग फाइनेंशियल डिटेल्स। एक कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स दिया गया है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़, टोटल एसेट इज इक्वल टू 50 लैक्स, शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो इस डेटा की हेल्प से आपको दो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है रिटर्न ऑन असेट और दूसरा क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है? ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहले हम टर्म समझते हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है, यानी कंपनी का फाइनल प्रॉफिट कितना आया। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन था न्यूमेरिकल जो था, वहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट सॉल्व किया था ना, सेम वही है। कंपनी का फाइनल जो प्रॉफिट है वो होगा उसका नेट प्रॉफिट। उसमें से टोटल असेट, असेट मतलब कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है? असेट मतलब कोई भी चीज़ जिसके आप मालिक हैं, जो आपकी अपनी है, उसको बोला जाता है आपके असेट। जैसे आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आपके पास ज्वेलरी है, ठीक है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो सारा ही आपका असेट होता है। ऐसी है शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी 10 लाख कैसे है? एक शेयर का कीमत है मान लीजिए 1,000 रुपये, और ऐसी कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? कंपनी के पास 1,000 शेयर है, ठीक है? तो इस हिसाब से 10 लाख शेयर्स वैल्यू होगा, यानी टोटल शेयर्स को बेच के जो पैसा मिला कंपनी को, अपने शेयर्स दे के जो पैसा मिला कंपनी को, वो होता है आपका इक्विटी शेयर, ठीक है? तो जो कि आपका 10 लाख रुपए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों रिटर्न ऑन असेट। ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपके पूछे गए, तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सो रिटर्न ऑन असेट का सिंपल सा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट इंटू 100। कितना नेट प्रॉफिट हुआ, टोटल असेट कितने हैं, उसको आपस में डिवाइड करना पड़ेगा और इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों? नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, और टोटल असेट कितने हैं इसके? 50 लाख इंटू 100। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हमारा फाइनल आंसर आएगा जो कि आएगा आपका 10%। तो इसका जो रिटर्न ऑन असेट है, यानी इसको अपने असेट्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको रिटर्न मिल रहा है 10% का। जितने भी असेट है उसके सबसे 10% ये कंपनी रिटर्न अर्न कर रही है। सेकंड क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी वही फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल शेयर होल्डर की जो इक्विटी वो यहाँ पे लेनी पड़ेगी, बाय इक्विटी इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों? इसका नेट प्रॉफिट है 5 लाख, और इक्विटी कितनी है? 10 लाख इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, जो कि आएगा आपके पास ऑलमोस्ट 10 लाख। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 50%, ठीक है? तो इक्विटी पे उसको 50% का रिटर्न मिल रहा है।
तो ये हो गया आपका रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल से, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है नेट प्रॉफिट बाय टोटल इक्विटी। सो हमें सारी वैल्यूज दी गई है, बस वैल्यूज ही पुट करनी है। नेट प्रॉफिट था आपका 5 लाख, टोटल एसेट था आपका 50 लाख। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 10%, तो ये हो गया आपका रिटर्न ऑन एसेट। सेम ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको नेट प्रॉफिट को अपनी शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करना होगा। नेट प्रॉफिट है 5 लाख, शेयर होल्डर इक्विटी है 10 लाख, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%। तो इस हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे लिवरेज रेशो कैलकुलेट करना है। लिवरेज रेशो क्या बताता है, ये जो वर्ड है ना लिवरेज, इसका मतलब है बोरोविंग, उधार जो आप लेते हैं ना उधार, वही आपका लिवरेज रेशो। तो बैंक के एसेट है आपके 200 करोड़ और बैंक की जो कैपिटल है इक्विटी वो है 10 करोड़। 200 करोड़ के असेट है, मतलब बैंक के पास जो जो चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, बैंक के पास कुछ खुद का पैसा है, खुद की प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू है कितनी, 200 करोड़। असेट वही होता है दोस्तों, जो चीज़ आपकी अपनी है, जिसके आप मालिक है, वो होता है आपका असेट। ठीक है, जैसे आपके पास टीवी है, फ्रिज, आपके घर में बहुत सारा सामान है, घर भी आप ही का है, तो वो सारे हो जाएंगे आपके बैंक के असेट्स, जो कि आपका कितना 200 करोड़। सेकेंड है बैंक कैपिटल या इक्विटी। इक्विटी मतलब बैंक ने अपने शेयर्स को इश्यू करके जो पैसा लिया है ना शेयर होल्डर से, तो वो पैसा है 10 करोड़ का, जिसको बोला जाता है बैंक की इक्विटी। सो हमें लिवरेज रेशो कैलकुलेट करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आपका असेट कितना है, बैंक का असेट, और उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, उसके इक्विटी से। तो असेट हमारे पास 200 करोड़ और इक्विटी है 10, तो यहाँ पे लिवरेज रेशो आ जाएगा 10:1। ठीक है, तो 10:1 हमारा लिवरेज रेशो आएगा, यानी कि इस बैंक ने बहुत ज़्यादा लिवरेज जो है उधारी कर रखी है। जितना ज़्यादा लिवरेज रेशो होता है ना बैंकों का, उतना बेकार होता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा बोरोइंग भी ठीक नहीं है, ज़्यादा बोरोइंग से फिर उसको रिपे करने का भी एक झंझट अलग से होता है। तो ज़्यादा बोरोइंग या ज़्यादा लिवरेज रेशो को अच्छा नहीं माना जाता है। कम लिवरेज रेशो को एक अच्छा लिवरेज रेशो अच्छा जो है माना जाता है, क्योंकि कम लिवरेज रेशो मतलब कम बैंक ने बोरोइंग की है, और कम बोरोइंग की तो मतलब कम उधारी है, तो वो एक अच्छा चीज़ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल हमने देखे, अब हम कुछ मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, और इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि रिटेल और होलसेल बैंकिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग में जो अगर हम नॉर्मली बात करें, होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में जो इंडिविजुअल है, जैसे आप, हमें इंडिविजुअल, हमको सर्विस मिलती है बैंक के द्वारा, हम टारगेट होते हैं बैंक के, तो वो होता है आपका रिटेल बैंकिंग। कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग में जो बड़ी बड़ी क्लाइंट्स है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ठीक है, टाटा बिरला, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उनको बैंक फोकस करता है, तो वो हो जाएगा कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग मास मार्केट है, क्यों, क्योंकि जनता बहुत सारी यहाँ पे। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग एक स्मॉलर सेगमेंट है, क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट बहुत कम होते हैं ना एज कम्पेयर टू रिटेल, तो इसीलिए जो रिटेल बैंकिंग है वो है मास मार्केट, मतलब जनता बहुत सारी होती है, लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग इसके कंपेरिजन में स्मॉलर रहता है। रिटेल बैंकिंग बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच है, मतलब बैंक जो है कस्टमर को, बैंक बिजनेस हो गया और कस्टमर को अप्रोच करता है। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच है, क्यों, क्योंकि बैंक भी एक बिजनेस है और जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो भी बिजनेस है, तो ये B2B मॉडल होता है। और रिटेल बैंकिंग आपका B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर मॉडल होता है, क्योंकि हम लोग कौन है, कस्टमर्स है, और बाकी बैंक कौन है, बैंक अपने में बिजनेस कर रहा है। ठीक है, चौथा, जो टिकट साइज है रिटेल बैंकिंग में छोटा होता है, क्यों, क्योंकि आम जनता कितने का लोन लेगी, अगर पर्सनल लोन लेना है 10-20 लाख, हाउसिंग लोन लेना है 1 करोड़ या 50 लाख, 80 लाख, इसी रेंज में, तो टिकट साइज रिटेल में स्मॉल या लो होता है। लेकिन अगर हम रिटेल या कॉर्पोरेट की बात करें तो 1000 करोड़, 500 करोड़ हाई अमाउंट के लोन जो है लिए जाते हैं। रिटेल बैंकिंग में रिस्क बहुत अच्छे से स्प्रेड रहता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी जनता होती है, एक या दो डिफॉल्ट करेंगे भी तो बाकी से रिकवरी मिल जाएगी। लेकिन कॉर्पोरेट में रिस्क ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि 500 करोड़ या 1000 करोड़ का लोन अगर एक कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है तो इतना बड़ा पैसा डूबने का चांस रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिस्की होती है। फिर ऐसे रिटेन जो है जो रिटर्न है, रिटर्न्स आर मोर, रिटेल में जो है रिटर्न ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग कस्टमर्स होते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट जो है हाई अमाउंट की वजह से वो बार्गेनिंग करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट या रिटर्न थोड़ा सा कम बैंकों को मिलता है। अगर इसकी रिकवरी की बात करें तो रिटेल में रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट में जो रिकवरी थोड़ा सा ईजी रहता है, या अगर आप मॉनिटरिंग बोलो थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो यही सब कुछ कॉमन आपके डिफरेंस है रिटेल और आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये मॉड्यूल A का टॉपिक आपके एग्जाम का है। नेक्स्ट है दोस्तों कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोर प्रोडक्ट मतलब जो बेसिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, बैंकों के जो बेसिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जैसे आपका सेविंग हो गया, करंट अकाउंट हो गया, टर्म, जो आपके बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट है वो होता है आपके कोर प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड मतलब जो कोर प्रोडक्ट है उसमें कुछ एडिशन करके आपको दिया है, ठीक है, तो वो हो गया आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट।
ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है फॉर्मली आपके इन्हीं प्रोडक्ट से होते हैं, जैसे दो दो या दो से ज़्यादा कोर प्रोडक्ट को मिला के जो आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लीजिए आपने सेविंग बैंक में क्या किया, आपने सेविंग बैंक के साथ एटीएम कार्ड भी दिया, चेकबुक भी दी और इंटरनेट बैंकिंग भी दी, तो ये सारा आपका मिला के, या हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस भी आपने साथ साथ दे दिया, तो ये 3-4 प्रोडक्ट आपने एक साथ ही मिला के दे दिए, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोर प्रोडक्ट मतलब बेसिक प्रोडक्ट होते हैं जो बैंकों के मेन प्रोडक्ट, जैसे सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी हो गया, आरडी हो गया, या रिटेल लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, तो जो बेसिक प्रोडक्ट है उनको बोला जाता है कोर प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड में 2 या 3 प्रोडक्ट को मिला के नए प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सेविंग बैंक के साथ आपने इंश्योरेंस दे दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, या फिर एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस भी आपने साथ साथ दे दिया, तो ये 2-3 चीज़ें मिला के आपने जो दी है, इसको बोला जाता है दोस्तों ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने रखा हुआ है आपका। नवंबर 2025 में से इस जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है ना, इस पर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं? ये इंश्योरेंस स्कीम है। कैसी इंश्योरेंस है? ये लाइफ वाली इंश्योरेंस है। ठीक है, लाइफ मतलब नेचुरल कॉज की वजह से डेथ हो जाता है तो ये वाला इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। और ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस का इसमें कवरेज मिलता है, और इसमें एज ग्रुप है दोस्तों 18 to 50 ईयर्स। तो जिसका भी एज 18 से 50 साल के बीच में है, सिर्फ वही पर्सन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खुद को क्या कर सकता है, इंश्योर कर सकता है। ठीक है, तो 18 to 50। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1 जून से 31 मई, इस तरह से ये टाइम पीरियड चलता है। अगर किसी भी कारण से पर्सन की डेथ हो जाए तो 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का जो है कवरेज उसके नॉमिनी को मिलेगा। तो जो अमाउंट है, अमाउंट पे क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2 लाख रुपीज़। प्रीमियम पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, पर ईयर का 436 रुपीज़ प्रीमियम देना होता है। ठीक है, तो प्रीमियम कितना रहता है दोस्तों? पर ईयर का 436। तो बस यही 4 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो एज जो कि आपका 18 से 50 साल, दूसरा होता है इसका टाइम 1 जून से 31 मई, इस तरह से टाइम को वो कवर करता है। बेनिफिट की बात करें तो अगर किसी भी कारण से डेथ हो जाएगा ना, तो 2 लाख रुपये नॉमिनी को दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रीमियम 436 रुपीज़ जो है साल का देना रहता है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एक और है दोस्तों एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका क्या फीचर है? ये प्योर एक्सीडेंट को कवर करता है। किसी भी टाइप का एक्सीडेंट से अगर डेथ होगी तो इसको कवर किया जाएगा, या डिसेबिलिटी भी होगी ना। डिसेबिलिटी में भी 2 कैटेगरी है, परमानेंट डिसेबिलिटी, फुल डिसेबिलिटी, हाफ डिसेबिलिटी, तो उस हिसाब से भी इन्होंने डिवाइड किया। पहले समझते हैं एज लिमिट। तो 18 से 70 साल, किसी भी पर्सन की एज 18 से 70 साल के बीच में है तो वो सुरक्षा बीमा योजना ले सकता है। ये प्योर एक्सीडेंशियल कवरेज रहता है। टाइम कवरेज इसका सेम है, 1 जून से लेके 31 मई। अमाउंट की बात करते हैं, अगर पर्सन का डेथ हो गया एक्सीडेंट से तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर पर्सन का फुल डिसेबिलिटी हो गया, फुल डिसेबिलिटी का मतलब हो गया दोनों आँख, दोनों हाथ, दोनों पैर, इस तरह से दोनों चीज़ों की जो डिसेबिलिटी होगी तो उसको बोला जाएगा फुल डिसेबिलिटी, तो उसमें 2 लाख रुपए उसी पर्सन को मिलेंगे। हाफ डिसेबिलिटी, हाफ डिसेबिलिटी का मतलब एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, एक आँख, इस तरह से, तो हाफ डिसेबिलिटी में भी इसमें 1 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। ठीक है, तो फुल डिसेबिलिटी में 2 लाख, हाफ डिसेबिलिटी में 1 लाख, और डेथ हो गया तो 2 लाख ये नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इंश्योरेंस कवरेज होता है। ठीक है, तो जो है याद भी आपको यही रखना दोस्तों, एज 18 to 70, अमाउंट इसमें 20 रुपीज़ का रहता है दोस्तों। ठीक है, तो अमाउंट कितना रहेगा? प्रीमियम रहेगा 20 रुपये। जब शुरू में आया था तब ये 12 रुपये का स्कीम था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट प्रीमियम है इसका वो है 20 रुपीज़। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये प्योर आपका एक्सीडेंट कवरेज रहता है। ऐसी अटल पेंशन योजना में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों पहली तो बात इसकी एज की ही लिमिट होती है कि 18 से 40 साल का जो एज है वही इसको जो है ज्वाइन कर सकता है अटल पेंशन योजना वाली स्कीम को। और इसमें पेंशन के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो ये 5 ऑप्शंस पेंशन के दिए जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी होती है, और अगर पर्सन का डेथ हो गया तो स्पाउस को जो है पेंशन दी जाएगी। ठीक है, अंटिल द डेथ ऑफ स्पाउस, जब तक स्पाउस की डेथ खुद नहीं हो जाती तब तक जो है पेंशन स्पाउस को मिलेगी। तो जनरली इसमें क्वेश्चन एज को लेके और अमाउंट को लेके आते हैं। तो अटल पेंशन का जो एज है दोस्तों 18 से 40 साल होता है। अमाउंट की अगर बात करें तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये सारे ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट क्या होता है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। स्मॉल अकाउंट जो है ये जनरली उनके लिए ओपन किया जाता है जिनके पास कोई ओबीडी नहीं होता। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत ये खाते खोले जाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब दूर दराज जो पिछड़े लोग हैं, जो पीछे रह गए, उनको भी बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने के लिए स्मॉल अकाउंट वाली स्कीम को लाया गया।
जिसको बोला जाता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो स्मॉल अकाउंट तो खोल लेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है दोस्तों। स्मॉल अकाउंट के लिए क्या करना होता है कि कस्टमर अपना एक फ़ोटो पेस्ट करेगा फॉर्म में, ठीक है, अपना साइन करेगा, और बैंक का एक ऑफिशियल भी अपना साइन करेगा। तो एक कस्टमर एक तरह से डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, मैं ये हूँ। सिर्फ उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पे उसका खाता खोल दिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, यानी वो अपना सेल्फ अटेस्ट फोटो और एक सेल्फ अटेस्ट सिग्नेचर या थंब, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो थंब इंप्रेशन से भी हम उसका फोटो जो है अकाउंट खोल पा रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशंस रहती है, तो कंडीशन को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ें इस पे क्वेश्चन आता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि पूरे साल में उसके खाते में 1 लाख से ज़्यादा जो है पैसा नहीं आना चाहिए। पूरे साल में जो पैसा उसके खाते में आएगा वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जो विड्रॉल या जो ट्रांसफ़र हो रही है ना महीने की, 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तीसरा है बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस खाते में जो बैलेंस है ना, 50,000 से ज़्यादा बैलेंस कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें खाते का बैलेंस फिक्स्ड हो। तो ये कंडीशंस आपका स्मॉल अकाउंट के ऊपर लागू होती है। स्मॉल अकाउंट 12 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है, 12 महीने के लिए वैलिड होता है। और हाँ, एक और बात, स्मॉल अकाउंट में किसी भी टाइप की फॉरेन रेमिटेंस नहीं की जा सकती, ना तो फॉरेन से पैसा भेजना या फॉरेन से पैसा आना, किसी भी टाइप की फॉरेन रेमिटेंस इस स्मॉल अकाउंट में अलाउ नहीं होती है। ये 12 महीने के लिए वैलिड होते हैं इनिशियली, जिसको बाद में दोबारा 12 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी स्टार्टिंग में ये खाते 12 महीने के लिए वैलिड होते हैं, फिर बाद में इनको 12 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। स्मॉल अकाउंट कैन बी ओपन एट सीबीएस लिंक्ड ब्रांचेस ऑफ बैंक। जो भी बैंकों की ब्रांचेस है जो सीबीएस से लिंक होती है, वहाँ पे ये वाले खाते खोले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका बेसिक। और 12 महीने का टाइम, और 12 महीने का एक्सटेंशन पता है कब मिलता है, जब वो प्रूफ दे देगा कि हाँ मैंने ओबीडी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो उस प्रूफ की वजह से हम उसको 12 महीने का टाइम और दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका स्मॉल अकाउंट। इसमें आपको बस ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को याद रखे जाना है, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओबीडी का, कि केवाईसी के लिए क्या क्या ओबीडी होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है ये, पर क्योंकि बैंकों के लिए बहुत ज़रूरी, तो इसलिए इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार कस्टमर आके पैन कार्ड दिखा के बोलते हैं कि क्या ये ओबीडी है। दोस्तों पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स पर्पस के लिए होता है, ये ओबीडी नहीं होता। तो बहुत बार क्वेश्चन इसी में से आता है कि विच इज़ नॉट ओबीडी, और वहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन रहता है, तो आंसर आपको पैन कार्ड वाले पे टिक करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पासपोर्ट हो गया एक ओबीडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड, वोटर आईडी या जॉब कार्ड जो नरेगा इशू करता है, तो ये सारी चीज़ें आपके ओबीडी में आती है। तो इसमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। पासपोर्ट, ड्राइविंग कि आपके पास आधार है उसका प्रूफ, वोटर आईडी और जॉब कार्ड जिसको नरेगा ने इशू किया, ये होते हैं हमारे ओबीडी यानी कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अ ब्लाइंड पर्सन वांट्स टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट इन अ बैंक। कोई ब्लाइंड पर्सन आता है और बोलता है कि मुझे अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है, ठीक है, नया खाता खोलना है। सो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा सकती है। दोस्तों ब्लाइंड पर्सन को आप सारी की सारी फैसिलिटीज़ दे सकते हो, ऑल फैसिलिटीज़ कैन बी गिवन। ये बिल्कुल वैसे ही है, मान लीजिए कोई ब्लाइंड नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है, आप इसको इस तरह से सोचिए कि किसी का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो क्या उस बेसिस पे आप उसका सेविंग खाता नहीं खोल सकते। डेफिनेटली खोल सकते हो। तो सेम ऐसे ही आपको ब्लाइंड पर्सन को ट्रीट करना है, जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप के साथ जो डील करते हैं उसके साथ आप कोई भी खाता खोल सकते हैं ना, ए टू जेड जो नॉर्मल पर्सन है उसी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। सेम ऐसे ब्लाइंड पर्सन होते हैं। तो बहुत बार कन्फ्यूजन आ जाता है कि ब्लाइंड पर्सन देख नहीं सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। फिर भी आपको सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो कि एक नॉर्मल कस्टमर को दी जानी चाहिए ना, ए टू जेड वही वाली फैसिलिटीज़ देनी है। तो वो अपना खाता खोल सकते हैं और अपना सेविंग बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं लाइक एनी अदर कस्टमर विदाउट अ डिस्क्रिमिनेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ब्लाइंड है। आप किसी पर्सन को ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्लाइंड है तो उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकती, ठीक है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, हर तरीके की चेकबुक फैसिलिटीज़, नॉमिनेशन उनको करवाना है, तो हर टाइप की फैसिलिटीज़ जो है ब्लाइंड पर्सन को दी जा सकती है। तो इसको भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करना है। सेम ऐसी ब्लाइंड पर्सन की तरह कई बार क्वेश्चन आता है कि एक इस टाइप का भी क्वेश्चन था दोस्तों, कि कोई भी माइनर है, वो अपना खाता इंडिपेंडेंटली कितनी एज के बाद ऑपरेट कर सकता है। मतलब इंडिपेंडेंट हो, अगर चाहे अपने खाते को ऑपरेट करना, तो 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से अगर ज़्यादा उसका एज है, 10 ईयर्स और मोर, तो वो इंडिपेंडेंट अपने खाते को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जब वो 18+ हो जाएगा ना, जब वो मेजर हो जाएगा, तो उसके जो गार्डियन का नेम है उसको चाहे तो वो रिमूव कर सकता है उसके बाद, ठीक है। लेकिन वो खाते को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है। तो उसकी एज होती है आपका 10 ईयर्स। बोलते हैं ना पहला कदम पहली उड़ान, तो पहली उड़ान के तहत आपका 10 ईयर्स या अबव के एज के लिए आप खाता खोलते हैं, तो वो पर्सन अपना खाता, वो माइनर अपना खाता इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है।
इनऑपरेटिव अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आया था दोस्तों। इनऑपरेटिव अकाउंट्स उसको बोला जाता है जिसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं भी लगातार 2 साल, 2 साल तक कस्टमर किसी भी तरह की बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उस टाइप के खाते को बोला जाता है इनऑपरेटिव अकाउंट। बैंक रिकवर्ड जो चार्जेस है बैंक उसमें से जो भी चार्जेस है बैंक अपने चार्जेस को उसमें से रिकवर कर सकता है, लेकिन इस खाते को डोरमेंट या इनऑपरेटिव कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके लिए कस्टमर को बैंक विजिट करना होगा, अपना केवाईसी अपडेट करना होगा, उसके बाद इस इनऑपरेटिव खाते को ऑपरेटिव बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मेनली नया केवाईसी लाके अपडेट करना होता है, वो उस वजह से आपका इनऑपरेटिव अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, वो एक नॉर्मल एक्टिव अकाउंट की तरह बन जाता है। सेम ऐसे एक होता है डेफ अकाउंट, डिपॉजिट और एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये वो होते हैं जो 10 साल या उससे ज़्यादा 10 साल या उससे ज़्यादा में कस्टमर ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की थी, वो खाता का जो पैसा है बैंकों को आरबीआई को देना होता है। और जैसे ही 10 साल पूरे होंगे उसके 3 मंथ्स का टाइम होता है बैंकों के पास कि 3 महीने में वो पैसा आरबीआई को भेजते हैं। तो वैसे ही एक पैसा होता है डेफ अकाउंट यानी डिपॉजिट और एजुकेशन अवेयरनेस फंड। मान लीजिए कस्टमर 20-30 साल बाद वापस आता है, तो क्या उस पैसे को वापस क्लेम कर सकता है? यस दोस्तों, अगर वो 20-30 साल 40 साल बाद कभी वो आता है, ठीक है, तो वो उस पैसे को वापस क्लेम भी कर सकता है। डेफ क्लेम को पैसे को वापस भी लिया जा सकता है। ये 2 वे रूट है, ऐसा नहीं कि डेफ में चला गया तो कुछ वापस नहीं है, वापस भी आएगा। आरबीआई उस पैसे को किस लिए यूज़ करता है? आरबीआई पब्लिक को अवेयरनेस के लिए, ठीक है, जनता को अवेयरनेस के लिए, कोई भी साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, उस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए आरबीआई उस पैसे का इस्तेमाल करता है। एलटीवी रेशो कितना होता है होम लोन? एलटीवी का मतलब होता है दोस्तों लोन टू वैल्यू रेशो। लोन टू वैल्यू का क्या मतलब है? लोन टू वैल्यू का मतलब है कि प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू कितने की है, कितने का वो प्रॉपर्टी मिल रहा है और कितने का लोन दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और बैंक 100% 1 करोड़ का उसको लोन देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो लोन टू वैल्यू रेशो ये बताता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के कंपेरिजन में कितने अमाउंट का लोन बैंक उसको दे रहा है, वो होता है लोन टू वैल्यू। तो अगर 30 लाख तक की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कॉस्ट ही 30 लाख है, तो उस केस में 90% तक का एलटीवी मतलब ज़्यादा 90% तक बैंक फाइनेंस करेगा और बाकी का 10% कस्टमर को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 30 लाख तक की प्रॉपर्टी है तो 90% का एलटीवी होता है। अगर 30 लाख से 75 तक है यानी प्रॉपर्टी का प्राइस 30 लाख से ज़्यादा अप टू 75 है, तो उस केस में 80% यानी उस केस में बैंक 80% का लोन देगा, बाकी का 20% उसको अपना मार्जिन अपनी पॉकेट से लाना होगा। और अगर लोन की सॉरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में बैंक सिर्फ 75% का लोन देगा, बाकी का 25% ऐसे मार्जिन कस्टमर को अपनी पॉकेट से लाना होगा। ठीक है, तो यही आपका एलटीवी। सेम एलटीवी की अपोजिट में आपका मार्जिन बना है। जैसे मैंने कहा था कि अगर 30 लाख तक का वैल्यू है तो बैंक 90% का लोन देता है, तो बाकी का 10% क्या होता है? 10% बनता है दोस्तों मार्जिन। मार्जिन मतलब कस्टमर का अपनी पॉकेट से भी तो कुछ पे करना है ना, 100% बैंक उसको लोन नहीं देगा, उसके पास खुद भी कुछ पैसे होने चाहिए उसको लेके। ठीक है, तो 10% का इसमें हो जाएगा मार्जिन। अगर 30 लाख से ज़्यादा 75 तक आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू है तो उसमें 20% का मार्जिन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 80% ही बैंक फाइनेंस करता है। और अगर 75 लाख से ज़्यादा है तो बैंक 75% फाइनेंस करता है और बाकी का 25% क्या होता है? मार्जिन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो एलटीवी और मार्जिन आपको याद करके जाना है। बस आप एक चीज़ याद कीजिए, दूसरी चीज़ तो वैसे भी मार्जिन ही बचेगा। जितने का बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, बाकी का पैसा क्या है? वो तो मार्जिन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिक्योरिटी फॉर एजुकेशन लोन? एजुकेशन लोन के लिए क्या सिक्योरिटी लिया जाता है? दोस्तों 4 लाख तक के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं है एजुकेशन लोन में। ठीक है, पेरेंट्स या गार्डियन को आप को बोरोवर ले सकते हैं, ऐसे जॉइंट जॉइंट बोरोवर ले सकते हैं। लेकिन अगर लोन का वैल्यू 4 लाख से 7.5 लाख के ऊपर है, 4 लाख से ज़्यादा 7.5 तक, तो उस केस में आप एक थर्ड पार्टी की गारंटी भी ले सकते हैं। पेरेंट्स तो है ही एज ए कोएप्लिकेंट, उनके साथ आप एक गारंटर की भी मांग कर सकते हैं कि हमें गारंटर भी चाहिए। बैंक अपने हिसाब से अपना थर्ड पार्टी का जो गारंटर है उसको वेव भी कर सकता है। अगर बैंकों को लगता है कि पेरेंट्स की नेटवर्थ सफिशेंट है, तो उस केस में थर्ड पार्टी गारंटी को वेव ऑफ भी किया जा सकता है। एक और बात, अगर 7.5 लाख से ज़्यादा चाहिए तो उसको 7.5 लाख से ज़्यादा का अगर लोन चाहिए तो कस्टमर को कोलेटरल सिक्योरिटी कोई प्रॉपर्टी या कुछ सिक्योरिटी लानी होती है। लेकिन ये चीज़ स्कॉलर लोन पे अप्लाई नहीं होती। जैसे स्कॉलर लोन में क्या होता है, जैसे आपका आईआईटी आईआईएम इस तरह के जो बड़े बड़े कॉलेज है वहाँ पे एक अच्छे खासे अमाउंट का लोन बिना किसी कोलेटरल प्रॉपर्टी के दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में जो लोन होता है 7.5 के बाद जो है कस्टमर को कोई ना कोई सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंकों को देनी रहती है। को ब्रांडेड कार्ड क्या होते हैं? जैसे आपके डेबिट कार्ड ये होता है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करके दे दिया जाए ना, तो उसको बोला जाता है को ब्रांडेड कार्ड। बेस्ट एग्जांपल जैसे एयरलाइन होता है या होटल की चेन होती है, जो आपके को ब्रांडेड का बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कार्ड की तो फैसिलिटीज़ मिल रही है और साथ साथ आपको होटल की कुछ कुछ होटल्स होते हैं जहाँ पे आपको फ्री में होटल्स के रूम मिलेंगे, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे। या एयरपोर्ट में कुछ आपको टिकट्स मिल जाती है ना अलग से कार्ड की हेल्प से, तो उस टाइप के कार्ड को बोलते हैं को ब्रांडेड कार्ड। जैसे कोई बैंक है मान लीजिए एसबीआई और एक एयर इंडिया कंपनी है, इन्होंने मिल के एक कार्ड अपना इशू कर दिया। तो एयर इंडिया के जो कस्टमर्स है उनको अगर ये कार्ड मिलेगा तो उनको क्या फ़ायदा है कि एसबीआई बैंक से उनको कई सारे ऑफर्स मिलेंगे। और अगर एसबीआई बैंक की बात करें
वो कस्टमर को एयर इंडिया से कई सारे ऑफर मिलेंगे। तो इस तरह से दो ब्रांड मिलकर अपना एक कार्ड बना लेते हैं, उसको बोला जाता है को ब्रांडेड कार्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म किसने दिया था? ये थे आपके जॉन मैकर्थी। तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है डिफाइन किया था। बस इसी टर्म के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विलफुल डिफॉल्टर क्या होते हैं दोस्तों? विलफुल डिफॉल्टर के पास पैसे तो होते हैं पर इंटेंशन नहीं होता, इरादा नहीं होता पैसे देने का। कुछ लोग होते हैं ना कि पैसा तो ले लिया लेकिन वापस देते टाइम पे वो लोग सोचते हैं कि क्यों ही वापस करना, बैंक क्या ही करेगा, कॉल्स करेगा, ये इस तरह की कुछ लोगों की सोच होती है। तो वही जो लोग हैं वो विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो कि पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करते और जो भी उनकी रिपेमेंट है उसको पूरा नहीं करते, और ये चीज़ वो विलिंगली यानी जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा होता है पर उसके बावजूद भी वो लोन की रिपेमेंट नहीं करना पसंद करते, वो होते हैं विलफुल डिफॉल्टर। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है दोस्तों? इसको लेके भी क्वेश्चन पूछा गया। स्पेशल मेंशन अकाउंट अब में आपकी 3 कैटेगरी होती है। स्पेशल मेंशन दोस्तों आपके स्टैंडर्ड लोन ही होते हैं। जैसे ही आपका स्पेशल मेंशन क्रॉस होगा उसके बाद जाके एनपीए की कैटेगरी होती है। यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट स्टैंडर्ड लोन की कैटेगरी होती है, एनपीए नहीं होता। इसके बाद 90 डेज जब क्रॉस होता है ना उसके बाद ही लोन जो है एनपीए बनता है। तो पहला आता है एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 1। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 का मतलब है कि 1 to 30 डेज हो गया और कस्टमर का लोन अभी भी अरियर है, ड्यू अरियर है, और जो डेट है 1 से 30 दिन निकल गया अरियर के बाद। एसएमए 1 31 से 60 डेज निकल गया अरियर डेट के बाद, तो वो हो जाता है आपका एसएमए 1। और उससे नेक्स्ट कैटेगरी में 61 से 90 डेज, मतलब टाइम गुजरता जा रहा है और लोन की कैटेगरी भी बढ़ती जा रही है। तो 61 से 90 डेज क्रॉस हो गया और फिर भी लोन की रिपेमेंट नहीं आई, सो वो होगा दोस्तों आपका एसएमए 2। तो इस तरीके से लोन की कैटेगरी होती है एसएमए 0, 1 और 2। बस टाइम लिमिट के ऊपर आपको ये याद करके जाना चाहिए। डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? लोन किसी पर्पज़ के लिए दिया और कस्टमर ने किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया, उसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए लोन दिया और कस्टमर ने बिजनेस ना करके उससे कुछ अपनी ज्वेलरी खरीद ली, कुछ गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, या कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई असेट बना लिया, तो उस चीज़ को बोला जाता है डाइवर्जन ऑफ फंड, जहाँ पे फंड का यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट टर्म का लोन मिला है उसको लॉन्ग टर्म के लिए, मान लीजिए बैंक ने बिजनेस लोन दिया है कि अपने बिजनेस को चलाइए, रॉ मटेरियल इस सब के लिए उस पैसे को खर्च कीजिए, लेकिन कस्टमर ने कोई मशीनरी खरीद दी, कोई लॉन्ग टर्म का कुछ और असेट खरीद लिया, सो उसको ही बोला जाता है डाइवर्जन ऑफ फंड। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट? एनपी की कैटेगरी आती है दोस्तों, जब 90 डेज क्रॉस कर जाता है और तब तक कोई रिकवरी का चांस नहीं है तो वो आपका आ जाता है लॉस में, सॉरी एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसमें 3 कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। सब स्टैंडर्ड पहली कैटेगरी होती है। सब स्टैंडर्ड में क्या होता है कि एनपीए हो गया और 90 मतलब एनपीए कब होता है? 90 डेज के बाद होता है ना। तो 90 डेज के बाद 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड में रहता है, 12 महीने तक, ठीक है। फिर सब स्टैंडर्ड के 12 महीने के बाद वो डाउटफुल में आ जाता है। डाउटफुल में भी 3 होता है, D1, D2, D3। पहले 12 महीने तक यानी सब स्टैंडर्ड के आगे के 12, 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड के आगे का 1 साल तक वो रहता है डाउटफुल 1 में। फिर 1 से 3 साल तक रहता है डाउटफुल 2 में, और 3 से ज़्यादा साल में रहता है वो डाउटफुल 3 में। लॉस असर जहाँ पर रिकवरी का कोई चांस नहीं है तो वो लॉस वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 10% से भी कम बची है तो वो भी लॉस में आ जाएगा। या एक और चीज़ यहाँ पे बोली है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि 50% से भी कम बची है। मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की ली थी, वो वैल्यू 50 से भी कम बची, 50 लाख से भी कम बची है जब आपने लास्ट इंस्पेक्शन किया था, तो उस तरह के लोन को डायरेक्टली डाउटफुल में करते हैं, यानी उनके लिए जो है सब स्टैंडर्ड ये सिस्टम नहीं है, सीधे वो डाउटफुल कैटेगरी में एंटर कर जाता है अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से 50% से भी कम बचती है। दोस्तों ये टाइमिंग को लेके बस आपका क्वेश्चन है कि डाउटफुल क्या होता है या आपका लॉस असेट क्या होता है। डीआरटी का लिमिट क्या है दोस्तों? डीआरटी का मिनिमम लिमिट आपका 20 लाख है। लोक अदालत का लिमिट क्या है? लोक अदालत का मैक्सिमम लिमिट होता है आपका 20 lakhs, और डीआरटी का मिनिमम लिमिट। सो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाने के लिए कम से कम जो है लोन 20 लाख का होना चाहिए, और लोक अदालत के लिए मैक्सिमम जो लिमिट है 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा का लोन लोक अदालत में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपका डीआरटी में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये हो गया आपका कंप्लीट। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको लेके मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हैं टू हैंड्स का यूट्यूब चैनल कि लास्ट मेरा टिप्स फॉर रिटेल बैंकिंग। तो उसकी हेल्प से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, और टू हैंड्स की आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।